हिंद दोस्तों, डिनर वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 15 अगस्त से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। ये बात कर रहा हूँ मैं एनडीए के लिए। तो दोपहर 2 बजे से हम लोग 15 अगस्त से डेली ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग आज सिलेबस देख लेते हैं। वैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पहले की सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एनडीए का जो प्रॉपर सिलेबस है वो क्या होने वाला है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पहला पेपर जो होगा वो मैथमेटिक्स का होगा, 2.5 घंटे का होगा, 300 नंबर के होंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो गेट का होगा, GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, 600 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे के होंगे। आगे सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो पेपर है मैथमेटिक्स, फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा है। इसके बारे में ऑलरेडी शर्मा सर ने डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे चलते हम पहुंचते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की तरफ। जनरल एबिलिटी टेस्ट ये सेकेंड पेपर है आपका, 600 मार्क्स के होंगे। इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए ये इंग्लिश होगा। इंग्लिश वाले सर इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ये पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो जनरल नॉलेज का है। अब इसमें क्या आएगा इसको देखते हैं। इसमें पहला पार्ट रहेगा फिजिक्स का। फिजिक्स में पहला पार्ट जो होगा फिजिक्स का, एक मिनट क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स दिख नहीं रहा है शायद, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। अब क्लियर है। तो पहला जो सेक्शन है वो फिजिक्स का है, सेकेंड जो सेक्शन है वो केमिस्ट्री का है, थर्ड जो सेक्शन रहेगा बायोलॉजी का रहेगा, और चौथा जो सेक्शन है वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी है और करंट इवेंट्स है। हम बात करते हैं फिजिक्स पे। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर। ये जनरली ये जो सिलेबस है 9, 10 के ही सिलेबस है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ये बेसिकली आपके 11th का जो सिलेबस है। ग्रेविटेशन 11th का सिलेबस है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी 9th और 11th का सिलेबस है। इफेक्ट ऑफ हीट मेजरमेंट, हीट, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट, ये सारे जो है वो 11th क्लास के सिलेबस है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर, लेंस, ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो सिलेबस है वो आपके 12th फिजिक्स के सिलेबस है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये वाला जो हुआ अर्थ अस ए मैग्नेट, इसके बारे में पढ़ना है। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 12th क्लास का सिलेबस है। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बेसिकली 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर इसका और आगे का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये 12th क्लास के लिए। सिंपल इलेक्ट्रिक्स, उसके बाद आपको पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ये आपके 12th क्लास का सिलेबस है आपका। यूज ऑफ एक्सरे, जनरल प्रिंसिपल, वर्किंग फॉलोइंग, सिंपल पेंडुलम, ये आपके 12th क्लास का सिलेबस है। 11th क्लास का सिलेबस है सिंपल पुल्ली, साइफन, लीवर, बैलून पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मल फ्लास्क, ये सारे जो है 9, 10 के भी सिलेबस पे आपके कवर हो जाते हैं। तो आपको जो पढ़ने हैं बेसिकली 11, 12 को फोकस करके पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन जो है हार्ड से हार्ड वो आप उसको सॉल्व कर सको। वैसे क्वेश्चन जो है वो 9, 10 स्टैंडर्ड के आएंगे। सिलेबस भले ही आपको 11, 12 का दे रखा है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे नीट और जेई के लेवल के नहीं आएंगे। नीट जेई में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आते हैं। अच्छा, इसका ज्यादा वेटेज जो है फिजिक्स का जो वेटेज है वो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके आउट ऑफ 100। टोटल क्वेश्चन आपके 100 है। किसके? आपके
GAT के, इसमें से आपका फिजिक्स जो है टोटल जो क्वेश्चन है आपका टोटल जो है वो है आपके 100 क्वेश्चन, फिजिक्स के रहेंगे 25, केमिस्ट्री जो रहेंगे वो रहेंगे 10, और आपका जो बायोलॉजी है या जिसको हम यहाँ पर जनरल साइंस टर्म करेंगे, ये भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 10 से 15 और ये भी 10 से 15। अगर ये 10 है तो ये 15 रहेंगे, ये 10 है तो ये 15 रहेंगे, ये 12-13 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर फिजिक्स आपके जो इंपॉर्टेंट है वो 25 के रहेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले पोर्शन से आपके टोटल 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक जो रहेगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो हिस्ट्री से 20, ज्योग्राफी से 20 और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन। तो इन तीनों से आपके 50 क्वेश्चन होंगे और इन तीनों से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पे। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस पे। फिजिक्स का सिलेबस मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी हम बात करते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली हम जो अभी पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है ये हम लोग 9th क्लास के सिलेबस में देखते हैं, ये 9th में है। एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये भी जो है वो 9th क्लास का सिलेबस है आपका। फार्मूलेट एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको मिल जाएंगे 10th क्लास में मिल जाएंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये आपको 11th क्लास में मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर, ये भी बेसिकली एयर और वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर थोड़ा सा वाइड रेंज पे आप पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 11th के सिलेबस पे पढ़ेंगे हम लोग। 11th के सिलेबस पे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट है, उस पे जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में, या पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 10th क्लास में भी पढ़ेंगे हम लोग। एसिड एंड बेस एंड साल्ट, ये भी 9-10th का ही सिलेबस है। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन जो है वो 10th क्लास का सिलेबस है आपका, ये भी पढ़ेंगे। मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी मैचेस, ये लाइक सोप वाला जो सिलेबस है 10th क्लास से है। ग्लास, इंक, पेपर, ये सारे भी आपके 10th क्लास के सिलेबस के अंतर्गत आ जाएंगे। और वाइड एरिया में जब ज्यादा देखेंगे तो 11th और 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ते हैं इसको। और बात करें उसके पाउडर है, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली आपका स्टार्ट हो जाता है आपके 9th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा आपका, 9th क्लास का है ये। पर अच्छे से पढ़ना है तो आपको 11th का भी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इक्विवेलेंट एंड मोलिकुलर वेट, ये भी आपका 11th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से पढ़ना है तो। वैसे 9th क्लास में ब्रीफ में दिया हुआ है ये सारे चीज। उसके बाद हम लोग जनरल साइंस की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री पे डील करेंगे। और आज जो हम लोग केमिस्ट्री पे डील करने वाले हैं वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट करते हैं, एटम से। जनरल साइंस की बात करें तो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, लाइफ सेल के बारे में पढ़ना है। तो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट एनिमल के बारे में पढ़ना है। लाइफ सेल के बारे में पढ़ना है, सेल और टिश्यू कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ना है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का। और आपके जो कह सकते हैं जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। फूड के बारे में पढ़ने हैं, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड, बैलेंस, डाइट, इन सब के बारे में पढ़ना है। मीन्स आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। सेक्शन डी में देखते हैं तो ये है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हिस्ट्री के भी आपको पहले भी बता दिया कि कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके करेंट इवेंट के। तो बेसिकली ये हमारा एक मोटा मोटा सिलेबस है, एक बार फिर से रिवाइज किए। मैथ्स रहेंगे इस पे, और क्या रहेंगे, मैथ्स के अलावा आपका रहेगा GAT। मैथ्स के जो क्वेश्चन है सर ने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम जो बात कर रहे थे GAT की बात कर रहे थे। GAT के 2 पार्ट है, एक पार्ट जो है वो बेसिकली साइंस वाला पोर्शन है
और एक वाला जो पोर्शन है वो एसएसटी वाला पोर्शन है। साइंस वाले पोर्शन पे एक बार फिर से बता देता हूँ 50 क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी वाले पोर्शन पे 50 क्वेश्चन आएंगे। साइंस वाले पोर्शन पे फिर से 3 भाग में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जनरल साइंस मीन्स बायोलॉजी। फिजिक्स में आएंगे 25, केमिस्ट्री में आएंगे 10 से लेकर के 15। अगर ये 10 है तो आपका बायोलॉजी 15 होगा, अगर ये 15 है तो ये 10 रहेगा। दोनों आपस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला करके 25 रहेंगे और ओनली फिजिक्स आपका 25 मार्क्स के रहेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एटम्स। एटम्स क्लीन द बोर्ड को क्लीन कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज करते हैं, करते हैं, कौन सा कलर चलेगा इसमें। आज हम बात करते हैं एटम से। एटम की बात करते हैं। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है आपका? कलर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। यस, दिस कुड बी। एटम क्या होता है? एटम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी मैटर जो है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है एटम। बेसिकली हम बात करें यूनिवर्स की, यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक है आपका मैटर और दूसरा चीज है आपका एनर्जी। मैटर के बारे में बात करें तो मैटर हो सकता है आपका प्योर या होगा आपका इम्प्योर होगा। अगर प्योर मैटर की बात करें तो प्योर मैटर या तो एलिमेंट होगा या तो आपका कंपाउंड होगा। अगर इम्प्योर मैटर की बात करें तो ये आपका मिक्सचर होगा। ठीक, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं हम उसको बोलते हैं एलिमेंट। तो बेसिकली एलिमेंट का जो इस सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं एटम। तो एटम की जब हम शुरुआत करते हैं तो एटम को हम लोग डिफाइन करेंगे असे परमाणु। असे परमाणु। तो हमारे प्राचीन संस्कृति पे आज से 2-2.5 हजार साल पहले की बात है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, उस समय हम इनको बोलेंगे दार्शनिक। तो दार्शनिक कौन थे? कनाद। कनाद ने सबसे पहले बार एटम को डिफाइन किया कि ये जो यूनिवर्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। परम व त्रुटे, जिसको और तोड़ा ना जा सके वो परमाणु। उसके बाद 1808 पे आपके जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी लेकर के आया। उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो बना है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैटर जो बना है वो एटम से बने हैं। कि अगर हम किसी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस को और ब्रेक करें और ब्रेक करें, तब तक ब्रेक करते रहे जब तक और उसको ब्रेक ना किया जा सके, तो जो लास्ट में जो सब्सटेंस बचेगा उसको उन्होंने नाम दिया एटम। तो ठीक उसी तरीके से नाम दिया जिस तरीके से आपके महर्षि कनाद ने बताया हुआ था। ठीक, तो महर्षि कनाद ने उसको नाम दिया था आपको क्या? परमाणु। आज
हम उनको किस नाम से जान रहे हैं? एटम के नाम से जान रहे हैं। तो एटम में बेसिकली हम लोगों ने देखा, अब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होगा। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्फेरिकल होगा। एटम के सेंटर पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। एटम के सेंटर पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस पे क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस पे होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के सेंटर पे क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर या एटम के आपके ऑर्बिट पे रहते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन। तो शुरू में जब एटम लेकर के आए, एटॉमिक थ्योरी लेकर के आए कौन? जॉन डाल्टन। तो उस समय सिर्फ एटम के बारे में ही पता था कि एटम ही जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बाद में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये कैसे हुई? ये अगले वाले वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। अभी हम बस बेसिक इसमें जानकारी देख रहे हैं कि एटम में बेसिकली होता क्या है। तो एटम में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस पे होता है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ऑर्बिट पे रहता है। क्लियर ऑल। अब हम बात करते हैं एटम्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सिंपली न्यूक्लियस पे हुआ और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हुआ? आपका आउटर पे हुआ। अब ये रहते कैसे हैं, एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो प्रोटॉन पे बेसिकली आपको समझना है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं रहता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। प्रोटॉन की मास करें तो प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लेजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो अराउंड 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपका 6.673 इंटू 10⁻27 kg होगा। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 6.676 इंटू 10⁻27 kg होगा। तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और सबसे जो कम मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो बेसिकली किसी भी एटम का जो मास होता है वो सेंटर पे होता है। अब एटम ही ना बोले, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, सबका मास जो रहता है, वैसे मास तो सभी जगह रहेगा पर बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर रहता है? आपके सेंटर पे रहता है। वैसे ही हम एटम के भी मास को देखें तो उनका जो मास रहता है वो कहाँ पर रहता है? आपके न्यूक्लियस पे रहता है। तो न्यूक्लियस पे आपके क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम का जब हम मास बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही हम क्या बोल रहे हैं? इस एटम का मास बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कंपेयर पे इलेक्ट्रॉन के जो मास है वो क्या है? नेग्लेजिबल है। अब सपोज कोई एलिमेंट है एक्स, इस एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए से। तो यहां पर ये जो जेड जो होता है, जेड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है रिप्रेजेंट करता है आपके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को। सपोज हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, एटॉमिक मास होता है आपका 23। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, एटॉमिक मास इसका 23 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या क्या होंगे? तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम एटम कैसे रहेंगे आपके? तो सोडियम एटम रहेंगे आपके इस शेप में रहेंगे। इसमें आपके पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और फिर आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो आपकी ये थर्ड सेल, तीसरे वाले सेल पे आ जाएंगे, तीसरे वाले ऑर्बिट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो 11 है एटॉमिक नंबर तो है,
पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेसिकली होता क्या चीज है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मींस अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। ये जो होता है 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटॉमिक मास मैंने बताया कि यहाँ पर सेंटर पे मास होता है, सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मींस ए जो होगा वो P प्लस N होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके कितने बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं 23। अब हमको पता है कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन जो है वो 11 है। अगर मैं P का वैल्यू 11 रखूं यहाँ पर, तो आपको N का जो वैल्यू है वो 12 मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोटॉन आपके 11 निकले, न्यूट्रॉन जो है निकले आपके 12। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोटॉन पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं किसी भी नॉर्मल एटम, नॉर्मल एलिमेंट में। तो इलेक्ट्रॉन इस पे कितने होंगे? 11 होंगे। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक। फिर भी हम एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट नहीं करते, हालांकि दोनों इक्वल है। तो क्यों हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पर एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर क्यों नहीं बोल रहे? तो इसका रीजन ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन पे जब कोई कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है तो वो कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं करता है, बेसिकली कंपाउंड के एलिमेंट और एलिमेंट के भी एटम और एटम के भी कौन? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज ये एलिमेंट है सोडियम, तो इस सोडियम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब इसका केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। सपोज हम बात करते हैं सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन मिल करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब हमको पता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 8 और 1 होते हैं। क्लोरीन की बात करें तो 2, 8 और 7 होगा यहाँ पर से। अब यहाँ पर ये होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए, पर है इनके पास 1। इनको भी 8 होना चाहिए, पर है इनके पास 7। तो ये क्या करेगा? आपका सोडियम जो है अपने नियर अबाउट होना चाहता है, मतलब या तो ये 8 होना चाहेगा या तो यहाँ पर 8 होना चाहेगा। तो ये 1 जो है वो क्लोज है किसके? इस 8 के। तो अब उनको 8 होने के लिए कितना चाहिए? 7 चाहिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस 7 पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो 7 है वो +1 होकर के क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें निगेटिव चार्जेस अगर ये 2, 8, 8 हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये 2, 8, 1 है तब तक ये सोडियम है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, डोनेट कर दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इससे इसमें पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों एटम क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका NaCl। लेकिन NaCl को हम लिखेंगे NaCl ही, उसमें आयंस को नहीं दिखाएंगे NaCl। पर ये जो NaCl का जो फॉर्मेशन हुआ वो किसके कारण हुआ? इस सोडियम एटम और इस क्लोरीन एटम के कारण। और उसमें भी किसके कारण? यहाँ पर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट किया क्या? नहीं किया। कौन पार्टिसिपेट किया? ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया। तो इसका मतलब ये है कि अब जब ये एन जो है, Na जो है वो क्या बन गया? Na प्लस बन गया। और क्लोरीन जो है वो क्या बन गया आपका? क्लोरीन माइनस बन गया। जब हम सोडियम की बात कर रहे थे तब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब हम सोडियम प्लस की बात कर रहे, सोडियम पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, तब इनके पास 2 और 8, ये 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। अगर क्लोरीन की बात करें तो इनके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 8 और 7, एक और ले लिए तो अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां से देखें कि क्लोरीन के पास, किसके पास? क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17 थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे?
17 थे। इधर बात करते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद। सोडियम की बात करें और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो सोडियम जो है, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं? तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे। क्लोरीन पे बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे? ये भी 17 होंगे। लेकिन जब ये Na से Na प्लस बना, क्या बना? Na प्लस बना, तब इस केस में इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अब कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। लेकिन प्रोटॉन अभी भी क्या है? 11 है। हम बात कर रहे हैं किसकी? सोडियम और क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है और प्रोटॉन क्या है? 17 है। लेकिन हम बात करें सोडियम प्लस की बात करें, किसकी बात करें? सोडियम प्लस की बात करें, तब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो जाएंगे और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? 11 ही रहेंगे। अगर मैं बात करूं क्लोरीन माइनस आयन की, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पहले 17 था, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो ये हो गया 18 हो गया, और प्रोटॉन जो है वो कितना हो गया आपका? अभी भी 17 है। तो इस तरीके से देखिए, क्लोरीन का ये जो एटॉमिक नंबर है वो क्या प्रोटॉन को शो कर रहा है? अभी भी कांस्टेंट है, सेम है। पहले भी 17 था, क्लोरीन आयन का भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 17 से 18 हो गया। सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन अभी भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 से क्या हो गया? 10 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, तो होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। 15 अगस्त से हम लोग रेगुलर आपको इसी टाइमिंग पे 2 बजे से आपको डेली आपके मैथ्स की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, जनरल साइंस की क्लासेस और आपके सिविक्स की क्लासेस, एसएसटी की क्लासेस 2 बजे से 3:30 बजे के बीच पे आपके 15 अगस्त से रेगुलर चालू हो जाएंगे आपके एनडीए की बैचेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।